तो अभी हम लोग देखेंगे जनरल टॉक्सिकोलॉजी। तो बेसिकली जनरल टॉक्सिकोलॉजी को हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉइजन। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगा एटलीस्ट 1 घंटे का भी हो सकता है, पर इसमें हम लोग जनरल टॉक्सिकोलॉजी का जो है फुल जनरल टॉक्सिकोलॉजी हम लोग देख लेंगे। जितना भी जनरल टॉक्सिकोलॉजी है उसको हम लोग कवर कर देंगे। जनरल टॉक्सिकोलॉजी का पूरा पार्ट मैं इसमें करा दूँगा। तो ये तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी प्लस ऑलमोस्ट हम लोग हर चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले होता है पॉइजन। तो पॉइजन जो होता है जनरल टॉक्सिकोलॉजी सबसे पहला ही है पॉइजन। तो पॉइजन का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो पॉइजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो इनहेल की जाए या फिर इंजेस्ट की जाए और उसका बॉडी पे डिलीटेरियस इफेक्ट पड़े उसका बॉडी का, तो और वो बॉडी के लिए इल या फिर वो डेथ कॉज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन। तो एनीथिंग विच आर इंजेस्टेड, इनहेल्ड और अप्लाई इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी, उसको एंड कैन कॉज द इल एंड डेथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन। तो पॉइजन का मतलब मैंने बता दिया, जो ऐसी कोई चीज़ जो खाया जाए या सूंघा जाए जिससे बॉडी पे डिलीटेरियस इफेक्ट पड़े, गंदा प्रभाव पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। तो ये हो गया अपना पॉइजन। तो ये पॉइजन हम लोग ने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं, अभी पॉइजन हो गया, अब हम लोग ने देख लिया पॉइजन क्या होता है। अब देखो इसी में एक होता है फीटल डोज। तो बेसिकली फीटल डोज का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग का इतना अमाउंट जो हम लोग ले रहे हैं उसका इतना अमाउंट, उतना मिनिमम अमाउंट जो कि क्या करता है? डेथ कॉज कर देता है। उसका मिनिमम अमाउंट जो डेथ कॉज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल डोज बोलते हैं। और फीटल पीरियड का मतलब क्या होता है? कितना टाइम लगता है उसको साइन सिम्टम आने में। मतलब वो जो ड्रग है वो एक्ट की और कितने मिनिमम टाइम में वो साइन सिम्टम लेके आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल पीरियड बोलते हैं। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑफ फीटल डोज, ये हो गया। देन उसके बाद हो गया एक्टिव प्रिंसिपल। देखते हैं। तो एक्टिव प्रिंसिपल कुछ नहीं होता। एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो अपन ले रहे हैं, जो हम लोग ले रहे हैं पॉइजन, उसका जैसे सपोज मैंने कोई पॉइजन लिया, उसका हर पार्ट उसका पॉइजन नहीं रहेगा। कोई सब्सटेंस लिया मैंने, अब उसका हर पार्ट पॉइजन नहीं रहेगा। हो सकता है किसी का रूट हो, किसी का लीफ हो सकता है ऐसा। हो सकता है लीफ में कोई केमिकल हो, वो पॉइजन करता हो। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे तो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल एक है धतूरा। तो धतूरा में जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है ना, जो कि पॉइजन कराता है, उसका नाम क्या है? धत्यूरिन। तो धत्यूरिन जो होता है वो क्या कराता है? पॉइजन कराता है। ये हो गया। तो धत्यूरा तो मतलब धत्यूरिन। तो और जैसे टोबैको तो बहुत कॉमन है इंडिया में। ये क्या कराता है? ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? निकोटीन। तो टोबैको में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है? निकोटीन। तो इसका मतलब ही क्या होता है? एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिसे हम लोग खा रहे हैं उसमें जो जहरीला पदार्थ है, जो घातकारक पदार्थ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रिंसिपल। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर इसमें पेज है, क्योंकि यार ये बड़ा होगा थोड़ा, फिर से ऐसा हो गया, फिर से क्या हो रहा है अभी? तो कोई नहीं। तो इसमें देखो हो गया है। तो देखो अभी ये वो पहले पार्ट में हम लोग ने ये देख लिया। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन की तरफ में। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा करा देता हूँ, इसको बड़ा करके इसमें पूरा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में क्या है? सबसे पहले होता है कोरोसिव पॉइजनिंग। तो कोरोसिव पॉइजनिंग में बेसिकली क्या होता है? एसिड होता है और अल्कली होता है। तो कोरोसिव पॉइजनिंग में एसिड होता है और अल्कली होता है। अब एसिड अल्कली होता है, तो अब एसिड में क्या क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एसिड में इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है और वेजिटेबल होता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड वेजिटेबल। इनऑर्गेनिक में क्या हो गया? जैसे अपना
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, जैसे अपने ऑक्सैलिक एसिड हो गए, ऑक्सैलिक एसिड, या फिर अपना एसिडिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड। तो ये क्या हो गए अपने ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गए। थर्ड बता वेजिटेबल, वेजिटेबल में हो गया जैसे साइनाइड, वेजिटेबल में क्या हो गया अपना साइनाइड। तो बेसिकली एसिड में क्या क्या आ गया, एसिड में क्या क्या आ गया बेसिकली, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और वेजिटेबल। इनऑर्गेनिक में क्या आ गया अपना, इनऑर्गेनिक में आ गया H2SO4, HCl, HNO3, और इसमें आ गया ऑक्सैलिक, एसिटिक, और ये, और इसमें क्या आ गया अपना वेजिटेबल। वेजिटेबल में क्या आ गया साइनाइड। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ। अब दूसरा अपना क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा होता है, पहला कोरेजिव था, कोरेजिव में एसिड देख लिया। अब कोरेजिव में दूसरा क्या है, अल्कली। तो अल्कली, तो अल्कली में बेसिकली क्या है, हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। अब हाइड्रोक्साइड बेसिकली कौन सा होते हैं, जैसे सोडियम के हाइड्रोक्साइड हो गए, या फिर पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड हो गए। और कार्बोनेट में भी सोडियम के कार्बोनेट हो गए, या फिर पोटेशियम के कार्बोनेट हो गए। अब उसके बाद ये अपन ने देख लिया, सबसे पहले कोरेजिव देख लिया। अब कोरेजिव के बाद में एसिड और अल्कली देखा। और एसिड में हम लोग ने क्या देख लिया था, सबसे पहले मैंने इसको एक बार ही, सॉरी, तो देखो एसिड में हम लोग ने क्या देखा कि इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और होता है अपना वेजिटेबल। और अल्कली में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है और कार्बोनेट होता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी में होता है सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, इरिटेंट। इरिटेंट, तो इरिटेंट मतलब बेसिकली क्या होगा, इरिटेंट में बेसिकली क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं और मेटल होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल में मतलब जैसे फॉस्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया, ये सब हो गए, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। मेटल में जैसे अपना आर्सेनिक आ गया, कॉपर आ गया, जितने भी हैवी मेटल है ना सब आ जाएंगे। मैग्नीज आ गया, जिंक आ गया, तो ये सब हो गए। अब ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में सिंपल यहाँ पे वेजिटेबल्स वाला वेजिटेबल्स आ जाएंगे, और ये हो गया। और सेकंड इसी में एनिमल्स भी आता है, ऑर्गेनिक में एनिमल्स भी आता है। और एनिमल्स में जैसे स्नेक हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, तो ये सब आ जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। थर्ड हम लोग देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग। थर्ड हम लोग देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग। तो न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या, जो ब्रेन को डैमेज करता है। अब इसमें तीन होते हैं, कौन होता है, एक तो सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल होता है, एक तो सेरिब्रल होता है। अब सेरिब्रल में कौन कौन सा होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ सेरिब्रल में कौन कौन सा होता है। तो सेरिब्रल में सबसे पहले होता है इसमें नारकोटिक, सबसे पहले इसमें नारकोटिक होता है। नारकोटिक में जैसे ओपियम हो गया, अपना ओपियम हो गया, और मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया और मॉर्फिन हो गया नारकोटिक। सेकंड पहला नारकोटिक हो गया। अब दूसरा सीएनएस में सबसे पहला है नारकोटिक, और दूसरा क्या है, इनिब्रियंट में जैसे अल्कोहल हो गया, एनेस्थेटिक एजेंट हो गए, या फिर यहाँ पे कोई फ्यूल्स हो गया, फ्यूल फ्यूल मतलब जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे उसके बाद इसी इनिब्रियंट में क्या क्या अपना आ जाएगा, इसी इनिब्रियंट में अपना आ जाएगा कि इसी इनिब्रियंट में अपना ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड आ जाएगा, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाएगा। देन अपन ने ये देख लिया, तो नारकोटिक देख लिया। तो नारकोटिक में हम लोग ने सब कुछ यहाँ पे देख लिया नारकोटिक में। तो नारकोटिक में हम लोग ने क्या क्या देखा, यहाँ पे ओपियम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ओपियम होता है, अल्कोहल होता है, मॉर्फिन होता है। उसके बाद इनिब्रियंट, नारकोटिक के बाद इनिब्रियंट देखा हम लोग ने। इनिब्रियंट में हम लोग ने क्या देखा, इनिब्रियंट में हम लोग ने क्या देखा, इनिब्रियंट में हम लोग ने देखा, हाँ तो सॉरी, तो बेसिकली देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेरिब्रल। तो सेरिब्रल में सबसे पहले नारकोटिक देखा हम लोग ने, नारकोटिक के बाद हम लोग ने देखा इनिब्रियंट देखा। अब इनिब्रियंट के बाद हम लोग देखते हैं डेलीरियन में कैसे, जैसे धतूरा आ गया, अपना कैनाबियाइस आ गया, और एट्रोपा बेलेडोना आ गया, तो ये सब आ गया। तो हम लोग न्यूरोटॉक्सिक में सबसे पहला हम लोग ने क्या देखा, सेरिब्रल देखा। न्यूरोटॉक्सिक में तीन होते हैं, कौन कौन था, एक तो सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। तो इसमें तीन होता है, न्यूरोटॉक्सिक में तीन होते हैं, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। जो अभी हम लोग ने देखा वो किसका देखा था, बेसिकली सेरिब्रल का। अब हम लोग देखते हैं स्पाइनल का। तो स्पाइनल हम लोग देखते हैं, तो स्पाइनल में बेसिकली क्या क्या होता है, सबसे पहले एक्साइटेंट, जैसे इसमें हो गया नग्स ओमिका, तो यहाँ पे नग्स ओमिका आ गया। और यहाँ पे पेरिफेरल में क्या क्या होता है, बेसिकली पेरिफेरल में आ गया, तो इसमें
पेरीफेरल, अपना थर्ड क्या था अपना पेरीफेरल। पेरीफेरल में जैसे आ गया कोनियम, तो हम लोग का हमारा 3 कंप्लीट हो गया न्यूरोटॉक्सिक में। हम लोग ने सबसे पहले सेरिब्रल देखा, सेरिब्रल में हम लोग ने क्या क्या देखा, नार्कोटिक देखा, डेलिरियंट देखा और इनिब्रियंट देखा। उसके बाद हम लोग ने स्पाइनल देखा, इसमें हम लोग ने देखा सबसे नक्स ओमिका देखा, और लास्ट में हम लोग ने देखा पेरीफेरल। तो सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरीफेरल, ये 3 होते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग। उसके बाद फोर्थ होता है हम लोग कार्डियक पॉइजनिंग देखते हैं, कार्डियक पॉइजनिंग। तो कार्डियक पॉइजनिंग में बेसिकली क्या होता है, एकोनिट होता है, एकोनिट होता है और ओलियंडर होता है और टोबैको होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी पॉइजनिंग हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली गैसेस हो गए, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, H2S हो गया, तो ये सब क्या हो गया बेसिकली अपने रेस्पिरेटरी। और मिसलिनियस में कुछ होते हैं, तो मैं मिसलिनियस का नाम बता देता हूँ, जैसे एंटीपायरेटिक हो गया, एंटी हिस्टामिनिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो गया, तो ये सब हो गया। तो ये सबसे पहले हम लोग का क्लासिफिकेशन बेस था ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग देखते हैं मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं मेडिको लीगल। तो मेडिको लीगल में बेसिकली क्या होता है, मेडिको लीगल में यहाँ पे सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल, होमिसाइडल, और उसके बाद एक्सीडेंटल हो सकता है, एक्सीडेंटल और होता है स्टूफाइंग पॉइजनिंग, हो सकता है, कैटल पॉइजनिंग हो सकता है, कैटल पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब हो गया। सुसाइडल का मतलब होता है कि बंदा खुद को मार रहा है। होमिसाइडल का मतलब होता है उसको कोई घर में ही जहर दे दिया उसको। उसके बाद एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस, मतलब बाई मिस्टेक हो गया उससे। मतलब बाई मिस्टेक का मतलब कैसा, कोई किसी लड़कों को नहीं मालूम था, जैसे कोई पौधा हो गया, उसमें कोई ऐसा फ्रूट है जो कि पॉइजन करता है, वो गलती से उसने खा लिया, उसको पता ही नहीं था। और स्टूफाइंग पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया, जो दोस्त उसको क्या गया, ज़्यादा नशा करा दिया, मजाक में चूती सा हरकत करा दिया उसको, तो स्टूफाइंग पॉइजनिंग हो गया। उसके बाद फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या तो जो फूड था वो ख़राब फूड था, तो उससे हो गया फूड पॉइजनिंग हो गया। और एक होता है इसी में ड्रग डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस का मतलब कोई जो होता है पेन किलर लेता है तो उसको आराम रहता है, तो उसको कभी सपोज पेन हुआ और बहुत ज़्यादा पेन किलर ले लिया। कोई डिप्रेशन के एंटी डिप्रेशन ले रहा है और कभी उसको ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग डिपेंडेंस। तो ये सब अपना हो गया। तो ये सब है, जैसे इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले कौन सा था अपना सुसाइडल। तो सुसाइडल में जैसे अपना जैसे पॉइजन आ गया, आर्सेनिक आ गया, एकोनिट हो गया, साइनाइड, कार्बोलिक एसिड आ गया। होमिसाइडल में भी बेसिकली यही सब आ जाएंगे। एक्सीडेंटल में बेसिकली क्या क्या आ जाएंगे, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, गलती से स्नेक ने काट लिया, अब हम लोग थोड़ी ना उसको स्नेक से कटवाए जाएंगे खुद को, तो ये सब हो गया। कैटल पॉइजनिंग में जैसे स्ट्रेचनिन आ गया, एकोनिट आ गया, तो ये सब हो गया। तो इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्शन ऑफ पॉइजन। तो एक्शन ऑफ पॉइजन बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला एक्शन क्या होता है, लोकल एक्शन होता है, दूसरा होता है जनरल एक्शन, थर्ड होता है यहाँ पे रिमोट एक्शन होता है, थर्ड रिमोट एक्शन है, फोर्थ है अपना कंबाइन एक्शन। तो हम लोग सबसे पहले एक बारी से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लोकल एक्शन देखेंगे। तो एक सेकेंड, तो देखो सबसे पहले लोकल एक्शन। तो लोकल एक्शन का मतलब क्या होता है, लोकल एक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पॉइजन गया है सिर्फ वहीं पे काम करेगा। सपोज ये बंदा है और यहाँ पे इसके पॉइजन लगा है, तो बस यहीं पे ये पॉइजन करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एक्शन। लोकल एक्शन। इसको ये हो गया अपना लोकल एक्शन। जैसे सपोज मैंने क्या किया, एट्रोपिन जो है वो उसको मैंने आँख में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, आँख को क्या करेगा, डायलेट करेगा, तो इसका लोकल एक्शन होगा कि वो आँख में काम कर रहा है, लोकल एक्शन। रिमोट एक्शन का होता मतलब क्या होता है, रिमोट एक्शन मतलब जहाँ पे मैंने सपोज मैंने कहीं पे लिया और कहीं दूर पे जाके काम करें, मतलब इसका मतलब अगर इसको बताऊँ क्या होता है, एक्शन ऑफ द पॉइजन इज एट दैट साइड अवे फ्रॉम द साइड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब जो पॉइजन का एक्शन होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पॉइजन का कॉन्टेक्ट हुआ है उससे दूर, जहाँ पॉइजन का साइड ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ है उससे दूर उसका एक्शन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट एक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट एक्शन। अब इस रिमोट एक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो होता है, स्पेसिफिक होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जैसे
कि वो स्पेसिफिक पार्ट पे अटैक करेगा। जैसे बार्बिट्यूरेट्स हो गया तो सेरिब्रम जो है ब्रेन पे अटैक करेगा, सेरिब्रम पे अटैक करेगा। और डिजिटलिस है तो हार्ट पे अटैक करेगा। ये हो गया। नॉन स्पेसिफिक मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, किसी भी पार्ट पे कर सकता है। बेसिकली इसमें शॉक कॉमन होता है, शॉक इसमें कॉमन होता है इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद लोकल एक्शन हो गया, हम लोग ने लोकल एक्शन देख लिया। उसके बाद इसमें जगह है तो इसको हम लोग इधर कवर करते हैं। तो हाँ, तो इसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये लोकल एक्शन बेसिकली। तो लोकल एक्शन हम लोगों ने रिमोट एक्शन में स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकल एंड रिमोट मतलब कंबाइन। लोकल एंड रिमोट का मतलब क्या होता है, कंबाइन एक्शन। तो कंबाइन एक्शन मतलब अब लोकल भी होगा प्लस रिमोट भी होगा। मतलब क्या कि मतलब जैसे सपोज स्नेक वेनम बताऊँ, जैसे स्नेक वेनम मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे सपोज हाथ में काट लिया, हाथ में काट लिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हाथ में बाइट किया तो लोकल एक्शन एट द साइड ऑफ द बाइट। एंड रिमोट एक्शन इसका कहाँ पे होगा, जिस टाइप का स्नेक जो न्यूरोटॉक्सिक खाया होगा तो न्यूरॉन में होगा। और यहाँ पे मसल वाला होगा तो मसल में होगा। और अगर ब्लड वाला है मतलब हीमेटोटॉक्सिक है तो वो ब्लड में होगा उसका। और यहाँ पे मसल डैमेज करने वाला स्नेक है तो वो मसल को डैमेज करेगा। तो देखो स्किन में काट रहा है पर जा रहा है अलग अलग जगह पे, तो ये इसका लोकल एक्शन। और जहाँ जहाँ जा रहा है ब्रेन में जा रहा है तो उसका कौन सा एक्शन हो गया, रिमोट एक्शन। और उसके बाद जनरल एक्शन में तो बेसिकली पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसका जैसे जनरल एक्शन का एग्जांपल बताऊं तो इसमें क्या आ गया, जैसे आर्सेनिक और मर्क्यूरी पॉइजनिंग आ गया, तो ये सब हो गया इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग पॉइजनिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग पॉइजनिंग, तो फैक्टर अफेक्टिंग पॉइजनिंग। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पॉइजनिंग को अफेक्ट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग पॉइजनिंग, तो सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ये क्या हो गया यार, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको थोड़ा सा तो पतला हो गया यार। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको तो नहीं था, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं। तो सॉरी, तो बेसिकली पहला फैक्टर अफेक्टिंग जो कि पॉइजन को अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहले रूट। जैसे अगर हमने आईवी दिया तो उसका पॉइजन का इफेक्ट जो है जल्दी आएगा और गंदा इफेक्ट आएगा उसमें। और उसके बाद एज अगर जैसे क्या आ गया, अगर ओल्ड एज का है या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा है तो उसकी बॉडी जो है उसका फंक्शन जो है प्रॉपर उतना नहीं होता, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। किसी का जो न्यूट्रिशन है उस पर भी इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसमें भी इफेक्ट डाल देता है, ये हो गया। या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उसमें भी बेसिकली ये करता है। अगर कोई बॉडी पहले से डिजीज़ है तो उसमें भी ये ज़्यादा पॉइजन का इफेक्ट दिखेगा अपने को, ये हो गया। तो एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। अब हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अभी का टॉपिक है क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यार बहुत ही आसान है। क्या क्या रूट हो सकता है ओरल हो सकता है, इनहेलेशन रूट हो सकता है, और क्या हो सकता है इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑर्पिस हो सकता है, जैसे नोज़ हो सकता है अपना, एनल हो सकता है, एनल ओपनिंग हो सकता है। तो जो ऑर्पिस है वो भी ओपनिंग हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, रूट हो गए। तो ये रूट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फेट ऑफ पॉइजनिंग। तो बेसिकली अभी इसी में यार बता दे रहा हूँ, क्योंकि चलो इसमें बता दे रहा हूँ फेट ऑफ पॉइजनिंग। तो देखो फेट ऑफ पॉइजनिंग, तो फेट ऑफ पॉइजनिंग मतलब अगर पॉइजन बॉडी में गया तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो हो सकता है कि एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से, तो पहला तो यही पॉसिबल है कि एक्सक्रीट हो जाए। दूसरा, या तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर साइन सिम्टम दे, या तो पहला एक्सक्रीट हो जाए, दूसरा साइन सिम्टम दे। तीसरा क्या हो सकता है
तीसरा क्या हो सकता है कि वो मेटाबोलाइज हो जाए लीवर से, मेटाबोलाइज हो जाए किससे, लीवर से मेटाबोलाइज हो जाए। यार बॉडी में मेटाबॉलिज्म का कौन कौन करता है, लीवर करता है। या तो एक्सक्रीट हो जाए, या तो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर साइन सिम्टम दे, या तो लीवर से मेटाबोलाइज हो जाए, या तो वो रिटेंशन हो, उसका रिटेंशन हो। तो जैसे आर्सेनिक में क्या होता है, इसका रिटेंशन होता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो ये हम लोग फेट ऑफ पॉइजन हम लोग ने देख लिया। देन हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अभी आगे बता रहा हूँ। तो देखो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग, तो सबसे पहले अगर पेशेंट आता है ना अपने पास, सबसे पहले अगर पेशेंट आता है, तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम लोग को क्या लेनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। कि हिस्ट्री मतलब क्या हुआ था पेशेंट को, अगर पता है तो उसको पता चल जाता है अपने को। हो सकता है वो किसान हो, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। तो हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा दवाई खा ली है, तो जो उसके घर वाले वो जानते हैं कि ये दवाई खाया है तो ये दवाई खाया है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दवाई खा लिया है, तो इससे भी। उसके बाद साइन सिम्टम क्या लेके आ रहा है ये देखने का अपने को। केमिकल एनालिसिस मतलब वहाँ पे रिपोर्ट सेंड करने का है, जितना भी रिपोर्ट है ना सब सेंड कर देने का है, जो रिपोर्ट है सब दे देने का है, RFT KFT सब भेज देने का उसको। और कोई अगर वहाँ पे वोमिटिंग कर रहा है बंदा तो वो भी उसको भी भेज देना है, उसका सैंपल भेजने का है। उसके बाद केमिकल एनालिसिस हो गया, और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी अपने को बनाना है कि क्या हो सकता है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब उसके बाद हम लोग उसको टेम्परेचर देखेंगे, उसका BP देखेंगे, उसका BP अगर सपोज अगर कोई बंदा है उसका टेम्परेचर सपोज बड़ा है तो कौन सी पॉइजनिंग हो सकता है उसका एट्रोपिन पॉइजनिंग हो सकती है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉरी धतूरा पॉइजनिंग हो सकती है। कौन सी, धतूरा पॉइजनिंग। अगर उसको सपोज, और एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे बारबीट्यूरेट्स की पॉइजनिंग होती है, बारबीट्यूरेट्स। तो बारबीट्यूरेट्स ये क्या करता है, इसका ट्रिक याद रखना, BTR ये तीनों को कम कर देता है। मतलब ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, ये तीनों को कम कर देता है बारबीट्यूरेट्स। तो हो सकता है ये। और अगर सपोज BP इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है वो किसका केस है, एम्फीटामिन का केस है, हो सकता है एम्फीटामिन का केस है। तो ये हो गया, हम लोग ने अभी आगे देखते थोड़ा। तो ये हो गया। तो एक्यूट पॉइजनिंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस बता रहे हैं। तो एक्यूट पॉइजनिंग में अब सपोज बंदा वोमिटिंग कर रहा है, तो वोमिटिंग बंदा कर रहा है तो उसके कलर और स्मेल से हम लोग को पता चल जाएगा किसकी पॉइजनिंग है। सपोज अगर अल्कोहल की पॉइजनिंग होगी तो स्मेल कैसा होगा, ईथर लाइक स्मेल होगा। सपोज अगर अमोनिया की पॉइजनिंग होगी तो कैसा स्मेल होगा, इरिटेंट होगा, वो थोड़ा सा इरिटेंट स्मेल होगा। अगर सपोज यही अमोनिया हो गया ये, इसके बाद सपोज साइनाइड की पॉइजनिंग किया होगा, साइनाइड हो गया, साइनाइड की पॉइजनिंग में तो बीटर आलमंड के जैसा होगा, बीटर आलमंड के जैसा। अगर ओपीएम होगा तो यहाँ पे लहसुन जैसा होगा, गार्लिक के जैसा होगा, गार्लिक के जैसा उसका स्मेल आएगा। ये हो गया। और अगर फिनोल होगा तो स्वीट कलर आएगा। तो याद रखने का अपने को, अमोनिया इरिटेंट, अल्कोहल होगा तो कैसा उसका स्मेल आएगा, उसका ईथर लाइक स्मेल आएगा। अगर साइनाइड रहेगा तो बाइटर आलमंड आएगा, ओपीएम रहेगा तो गार्लिक के जैसा स्मेल आएगा, फिनोल रहेगा तो स्वीट के जैसा स्मेल आएगा उसका। अब कलर के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि उसका नेक्ड आई से हम लोग देखेंगे कि उसके कलर से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा है। सपोज वो ब्लैक कलर का है, वोमिटिंग ब्लैक कलर की है तो H2SO4 की पॉइजनिंग हो सकती है। सपोज वो अपने को ब्लू कलर की दिख रही है तो किसकी हो सकती है, हो सकता है वो CuSO4 की पॉइजनिंग हो सकती है वो। अगर सपोज उसने ग्रीनिश कलर का दिया होगा, ग्रीनिश कलर का होगा तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकता है वहाँ पे। और अगर फॉस्फोरस पॉइजनिंग है तो वो गार्लिक कलर हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। देन एक कलर के बेसिस में हो गया। देन तो क्या क्या बताया, H2SO4 ब्लैक कलर, CuSO4 ब्लू कलर, मर्क्यूरी ग्रीन कलर, आर्सेनिक कैफीन कलर, और गार्लिक फॉस्फोरस गार्लिक कलर, और फिनोल होगा तो डार्क कलर की वोमिटिंग होगी। फिनोल होगा, याद रखना, फिनोल डार्क कलर की होती है। और मैंने जो बताया ध्यान रखना, H2SO ब्लैक कलर की, CuSO4 ग्रीन कलर की, ग्रीनिश हो गया, ब्लूइश ग्रीन CuSO4, और ग्रीन मर्क्यूरी होगा, कैफीन कलर आर्सेनिक होगा। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग को स्किन का एग्जामिनेशन करना है। स्किन का एग्जामिनेशन करेंगे ना तो अगर वो ड्राई फ्लैशेस रहेगा, ड्राई फ्लैशेस रहेगा उसमें, तो ड्राई फ्लैशेस रहेगा तो हो सकता है एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग की हुई, एंटीकोलिनर्जिक। अगर हॉट फ्लैशेस रहेगा तो हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग किया जाए, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग किया हो बंदे ने। अगर उसके जो गम्स हैं और लिप्स हैं ये स्वलन होंगे, ब्लू डिस्कलरेशन होगा तो CuSO4 की पॉइजनिंग हो सकती है उसमें। तो ड्राई फ्लैशेस जो है एंटीकोलिनर्जिक, हॉट फ्लैशेस दिखेंगे तो ऑर्गेनोफॉस्फेट।
और गम स्लिप स्वलन दिखेंगे तो हो सकता है वो किसमें हो सकता है CuSO4 की पॉइजनिंग है। अब आई में हम लोग देखते हैं, तो आई में देखो दो चीज़ होता है, या तो पिपिल डायलेट हो जाए, या तो पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। तो पिपिल अगर डायलेट दिख रहा है तो कौन कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मिनरल एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है, मिनरल एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है, और किसकी हो सकती है, धतूरा की पॉइजनिंग हो सकती है, मिनरल एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है वहाँ पे। और अगर पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, अगर पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हम लोग को दिख रहा है तो हो सकता है कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हो, जैसे फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, या तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो। तो पिपिल अगर डायलेट हो रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो कार्बोलिक एसिड हो सकता है, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकता है। और यही पिपिल अगर डायलेट हो रहा है तो हो सकता है वो मिनरल एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है, अभी धतूरा की पॉइजनिंग हो रहा है। अगर अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन है ना, तो बेसिकली वो बारबिट्यूरेट्स का पॉइजनिंग देखने को मिलता है। अगर यार ध्यान रखने का, अगर अपने को अल्टरनेट मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन ये मिल रहा है ना, तो बारबिट्यूरेट्स का पॉइजनिंग वहाँ पे हो सकता है, ये ध्यान रखने का अपने को। तो ये हो गया। देन उसके बाद केमिकल एनालिसिस, इस पर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल एनालिसिस तो केमिकल एनालिसिस में ना हम लोग को सब रिपोर्ट भेजने का, उसमें क्या क्या भेज सकते हैं अपन रिपोर्ट, जैसे CBC उसका स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, उसका यूरिन सैंपल लिखेंगे, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग का सैंपल भेज देंगे, गैस्ट्रिक लावा किया है तो उसका गैस्ट्रिक कंटेंट का सैंपल भेज देंगे हम लोग। ये हो गया। उसका RFT KFT ये सब भी अपने को करा देने का उसमें। अब ये हो गया, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये आगे हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अभी हम लोग इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं एक्यूट पॉइजनिंग में। तो हो सकता है बेंजी में एपिलेप्सी हो सकता है, उसमें हो सकता है हेपेटिक कोमा हो सकता है उसमें गैस्ट्रिक GIT के अल्सर हो सकते हैं, या फिर कोलेरा हो सकता है। तो ये सब बेसिकली वहाँ पे बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो एक मिनट। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अपना, अभी आगे कहाँ पे हैं। अब क्रोनिक पॉइजनिंग पे आ गए हम लोग, तो क्रोनिक पॉइजनिंग में कैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में यार ने यहाँ पे बेसिकली बंदा बहुत दिन से वो पॉइजनिंग कर रहा है और धीरे धीरे उसका साइन सिम्टम डेवलप होता है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल सिम्टम आएंगे, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, और यहाँ पे लॉस ऑफ वेट हो गया। तो ये सब सिम्टम अपने को मिलेंगे। वहाँ पे उसके टीथ में चेंजेस होंगे, उसके नेल में चेंजेस होते हैं। नेल में बेसिकली मेज लाइन बन जाती है। मेज लाइन बेसिकली क्या होता है, एक नेल पे ऐसा ट्रांसवर्स बैंड दिखता है अपने को। हो सकता है वहाँ पे अपने को पॉसी जॉ मिले, पॉसी जॉ। तो यार पॉसी जॉ किस में मिलता है ना, ध्यान रखने का। पॉसी जॉ मतलब किस में मिलता है, फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। और इसमें क्या होता है, बेसिकली गैंग्रीन होता है वहाँ पे जॉ पे गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफिक्शन प्लस नेक्रोसिस को हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। तो पॉसी जॉ मिलेगा। और एक हो सकता है वहाँ पे रन अमोक का मतलब होता है यार, रन बोलना अनकंट्रोल बिहेवियर। तो वहाँ पे कुछ न्यूरल साइन सिम्टम भी मिलेंगे पेशेंट में, वहाँ पे न्यूरल साइन सिम्टम भी मिलेंगे। तो यहाँ पे पैरालिसिस, न्यूरोपैथी ये सब भी अपने को मिलेगा। और याद रखना, अगर पैलर है ना, फेशियल पैलर, तो फेशियल पैलर बेसिकली किस में मिलता है, बेसिकली लीड पॉइजनिंग में। तो अनीमिया, ये बेसिकली लीड पॉइजनिंग अनीमिया कराता है यहाँ पे। उसके बाद क्या करने का, बेसिकली डेथ हो जाने पेशेंट को उसमें बॉडी हिस्ट्री लेना है। उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, और उसके बाद केमिकल एनालिसिस के लिए हम लोग को एक्सरे, CT स्कैन, MRI ये सब कराना है। और अगर डेथ है तो ऑटोप्सी हम लोग को कराना है। डेथ हो गया बंदे का तो ऑटोप्सी हम लोग करा लेते हैं, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। और केमिकल एनालिसिस में ये एक्सरे, CT, MRI ये सब हम लोग करा लेते हैं। अब ये हो गया, तो ये मैंने बता दिया यार। अब हम लोग देखते हैं, अब अपना मेन टॉपिक आ गया, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो ये जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग हम लोग देखेंगे अभी। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, तो जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में बेसिकली होता क्या है। तो कोई भी बंदा आता है ना, तो जनरल ट्रीटमेंट फर्स्ट अपना एम क्या होता है जानते हो क्या, ABC मेंटेन करना, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अब तो T भी आ गया है, टेम्परेचर मेंटेन करना। ये अपना फर्स्ट रूल होता है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट आता है ना, तो उसका हिस्ट्री लेना है। तो उसके बाद उसका इसको एक बारी, हाँ,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, हिस्ट्री लेने का है अपने को, हिस्ट्री लेने का कि पेशेंट में क्या क्या हुआ था, उसके गार्जियन आए तो उससे भी अपने को हिस्ट्री लेने का है। और वहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट देना है, मतलब पेन के लिए पेन मैनेजमेंट करना, वहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट देने हैं, नर्सिंग केयर करना, वहाँ पे नर्सिंग केयर हम लोग को करना है, नर्सिंग केयर करना है वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, अनएब्जॉर्ब पॉइजन है ना, जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन, जो पॉइजन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है, उसको भी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और अगर सपोज कोई इनहेलेशन रूट से पॉइजन लिया है ना, तो उसमें हम लोग का क्या करना है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट उस केस में हम लोग को देना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट, तो अगर जैसे फिर से बताऊँ ना, तो सपोज कोई बंदा है तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग का कैसा होगा, स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, दूसरा क्या होगा, यूज ऑफ एंटीडोट, तीसरा क्या होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, चौथा होगा जनरल केयर ऑफ पेशेंट। तो ये सब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा, ये सब अपना स्टेप होगा, इस 5 स्टेप पे हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हो गया। उसके बाद अगर किसी बंदे ने वो लिखा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एमिसिस देते हैं, एमिसिस कराते हैं, एमिसिस मतलब उल्टी कराना। तो यहाँ पे हम लोग एमिसिस कराते हैं। तो एमिसिस हम लोग कैसे कराते थे, एमिसिस हम लोग कुछ केमिकल की मदद से हम लोग वहाँ पे एमिसिस कराते हैं। तो एमिसिस के हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर दे सकते हैं उसको, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे सोप का सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग वीक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वीक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी हम लोग यहाँ पे वोमिटिंग के लिए दे सकते हैं। अब सपोज कोई बंदा जो है वो नहीं बेसिकली कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है ये सब, तो और वोमिटिंग उसमें कराना है, तो एक टर्म आता है, इसको हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में ना, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को हम लोग वहाँ पे छेड़ते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको इरिटेट करते हैं, मैकेनिकल तरीके से इरिटेट करते हैं, फिंगर से हम लोग थ्रोट पे इरिटेट करते हैं, तो वोमिटिंग कर देता है। उसके बाद ये सब हो गया। अब हम लोग इसमें किसमें जो है वोमिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो हम लोग देखते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वोमिटिंग, तो वोमिटिंग किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, तो सबसे पहले जिसने ना कोरेसिव पॉइजनिंग की हो, कोरोसिव मतलब यही जो HCl H2SO4, बस फिनोल को छोड़ के कार्बोलिक एसिड में करा सकते हैं वोमिटिंग, नहीं और कोई कोरेसिव नहीं करा सकते। दूसरा कोई कोमा है, कोई लेडी प्रेग्नेंस है। थर्ड कोई कन्वर्जन का केस है, अपने को कन्वर्जन का केस, तो कोई कन्वर्जन का केस है। फोर्थ कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। पांचवा कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, या फिर कोई यहाँ पे कोई बच्चा है अंडर 6 मंथ का बच्चा है, तो उसमें भी हम लोग इसको नहीं करा सकते, उसमें भी हम लोग इसको नहीं करा सकते। देन इसके बाद हम लोग क्या किया, इसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब एक आता है गैस्ट्रिक लावाज, तो गैस्ट्रिक लावाज आता है, गैस्ट्रिक लावाज हम लोग कराते हैं। तो गैस्ट्रिक लावाज में बेसिकली क्या होता है, कि हम लोग यहाँ पे स्टमक को वॉश करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग स्टमक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक वावा। तो इसमें इंडिकेशन क्या है, अगर पॉइजन लिए अभी 4 से 6 घंटे हुए हैं, तो उसमें हम लोग करा सकते हैं। इसमें हम लोग एस्पिरिन में करा सकते हैं, एस्पिरिन में हम लोग गैस्ट्रिक लावाज करा सकते हैं, या फिर कोई मॉर्फिन ले लिया हो ना, तो उसमें भी हम लोग इसको करा सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग करा सकते हैं, या फिर जो बेबी है लेस देन 6 मंथ है, तो उसमें भी हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि उसमें वोमिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो जिसने 4 से 6 घंटे हुए हैं, एस्पिरिन पॉइजनिंग मॉर्फिन में, और इसमें करा सकते हैं। तो और ये डायग्नोसिस अगर किसी में कराना है, तो उसके लिए भी हम लोग, कोई बंदा मर गया तो उसके लिए भी डायग्नोसिस के लिए हम लोग गैस्ट्रिक लावाज करा सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ही आसान है, जैसे कोमा हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो कोमा हो गया, कन्वर्जन हो गया, प्रेगनेंसी में नहीं करा सकते। उसके बाद कोई कोरेसिव पॉइजनिंग लिया है, उसमें भी नहीं करा सकते। कोई स्ट्रेचनिन का पॉइजनिंग लिया है, उसमें नहीं करा सकते। पेट्रोलियम का लिया है, इसमें नहीं करा सकते। यार देखो, पेट्रोलियम लिया है तो उसमें हम लोग नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते गैस्ट्रिक लावा? क्योंकि पेट्रोलियम में कराते हैं ना गैस्ट्रिक लावा, तो पेट्रोलियम बेसिकली क्या होता है कि वोलेटाइल होता है, वो पूरी बॉडी में पेट्रोलियम फैल जाता है, तुरंत ही वोलेटाइल होता है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो गैस के फॉर्म में, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लावा कराने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं
एंटीडोट। तो बेसिकली अभी हम लोग देते हैं एंटीडोट। तो गैस्ट्रिक लावाज में मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, इसके ट्यूब और इसके प्रोसेस के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो इसको थोड़ा अलग से लेक्चर होगा क्योंकि बड़ा हो सकता है वो। तो एंटीडोट का मतलब बेसिकली क्या होता है, द सब्सटेंस काउंटर अटैक ऑन द इफेक्टिंग ऑफ पॉइजन विदाउट द डैमेजिंग एनीथिंग। मतलब जो पॉइजन लिया है ना, जो पॉइजन अपन ने ले लिया है उस पर अटैक करता है विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट। अब एंटीडोट के टाइप क्या है, तो सबसे पहले यार फिजिकल होता है, फिजिकल। अब फिजिकल एंटीडोट में क्या हो गया अपना, डेमुलसेंट हो गया। तो एक सेकेंड, फिजिकल एंटीडोट में क्या हो गया अपना, डेमुलसेंट हो गया, डेमुलसेंट। तो डेमुलसेंट हो गया, तो डेमुलसेंट में जैसे क्या क्या हो गया अपना, जैसे ऑयल हो गया अपना, घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब अपना हो गया डेमुलसेंट। दूसरा और क्या हो गया, बनाना हो गया। बनाना डेमुलसेंट नहीं होता, बनाना क्या होता है, बल्कि फूल है। या फिर एक्टिवेटेड चारकोल भी हम लोग उसको दे सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये सब बेसिकली फिजिकल में आ गए, ये सब फिजिकल में आ गया अपना एक्टिवेटेड चारकोल। अब केमिकल एंटीडोट क्या होता है, तो यार केमिकल एंटीडोट ना बहुत ही आसान है। मतलब क्या अपने को क्या पता है कि एक लोहा है, उसको लोहा ही मार सकता है ना, लोहे को लोहा ही काट सकता है। मतलब एक चूतिया अगर कोई बंदा है उसको चूतिया ही समझा सकता है, तो कोई समझदार उसको नहीं समझा सकता। तो एक केमिकल एंटीडोट का मतलब क्या होता है कि अगर एसिडिक पॉइजनिंग है तो अल्कली दे दो, एसिडिक पॉइजनिंग है तो अल्कली दे दो, अगर अल्कली पॉइजनिंग है तो एसिड दे दो। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज किसी ने अल्कली पॉइजनिंग दिया है ना, तो उसको MgO दे दो, हाइड्रोक्साइड है ना। अगर किसी ने सपोज एसिड पॉइजनिंग पी लिया, अगर सपोज किसी ने अल्कली पॉइजनिंग पी लिया तो वहाँ पे अपने को सिरका दे दो, सिरका तो घर पे होता है ना, एसिडिक एसिड दे दो, सिरका दे दो वहाँ पे, क्योंकि एसिड तो होता है वो। या फिर नींबू दे दो, वो भी तो एसिड ही एक टाइप का। ये हो गया, उसके बाद केमिकल हो गया। उसके बाद थर्ड अपना आता है, सबसे पहले हम लोग देखा फिजिकल, केमिकल, और एक होता है फार्मेकोलॉजिकल बेसिकली क्या करता है, ये जो पॉइजन होता है ना, जो पॉइजन का एक्शन होता है उसके अगेंस्ट का एक्शन करता है ये, उसके अगेंस्ट एक्शन करता है ये, मतलब इसके अपोजिट एक्शन करता है ये पॉइजन के। तो इसमें जैसे एट्रोपिन हम लोग देते हैं, एट्रोपिन फॉर पिलोकार्पिन पॉइजनिंग के लिए, जैसे हम लोग नैलोक्सेन देते हैं, नैलोक्सेन फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए, जैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म देते हैं, क्लोरोफॉर्म देते हैं किसके पॉइजनिंग के लिए, स्ट्रेचनिन पॉइजनिंग के लिए हम लोग देते हैं। तो ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अपना होता है, उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल। अब चिलेटिंग एजेंट कुछ होते हैं, जैसे चिलेटिंग एजेंट में बताऊं तो जैसे अपना चिलेटिंग एजेंट, तो जैसे एक क्या हो गया, बाल हो गया, उसके बाद EDTA हो गया, उसके बाद DFMM हो गया, उसके बाद एक और है कैल्शियम Na2 EDTA हो गया। तो ये सब बेसिकली क्या है, अपने चिलेटिंग एजेंट है। ये क्या होता है ना, ये उससे क्या कर देंगे, उससे बंद के क्या करेंगे, पॉइजन को आगे जाने ही नहीं देंगे, बढ़ नहीं देंगे। तो ये सब इसका ये हो गया। तो बाल को बेसिकली ब्रिटिश एंटी लिविसाइड भी हम लोग बोलते हैं। अब क्या हो गया, अभी आगे देखते हैं। तो फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल देख लिया और चिलेटिंग देख लिया। अब पांचवा अपना टाइप है एंटीडोट का, यूनिवर्सल। तो यार यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है ना, जो हर जगह यूज है। तो सब मतलब जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको दे दो, जो हर पॉइजनिंग में यूज हो सकता है। तो हर पॉइजनिंग में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ऑब्टेन होता है। और ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तीसरा होता है टैनिन क्या करता है ना, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है। अब यार अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म कर दिया तो कहाँ से पॉइजन होगा आगे। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं, कौन से, एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और टैनिन, ये सब बेसिकली क्या होती है, अपनी यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यार ये अच्छे से याद रखने का, ये चार चीज़ ये बहुत ही अच्छे से याद रखने का, ये बहुत ही फंसता है एग्जाम में, यूनिवर्सल एंटीडोट। उसके बाद हाउस होल्ड मतलब क्या, अगर कुछ भी अपने हॉस्पिटल दूर है तो अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक हो गया। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग टी, अगर स्ट्रॉन्ग हम लोग टी देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग टी दे देते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग टी दे देते हैं
तो मेटेलिक और अल्कली पॉइजनिंग में वो काम करता है, मेटेलिक पॉइजनिंग और अल्कलिक पॉइजनिंग में काम करता है। और अगर MgO है ना तो वो एसिडिक पॉइजनिंग में काम करेगा। अगर स्टार्च है ना, स्टार्च मतलब आलू वो क्या करेगा, आयोडीन पॉइजनिंग में काम करता है, आयोडीन पॉइजनिंग में दे सकते हैं उसको। तो आयोडीन हो गया, आयोडीन ये तो MgO आर्सेनिक पॉइजनिंग में, स्टार्च जो हो गया आयोडीन पॉइजनिंग में, तो इसको हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग देखते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये फाइन ब्लैक एंड कलरलेस टेस्टलेस होता है। फाइन होता है, फाइन ब्लैक कलरलेस एंड टेस्टलेस होता है। मेड ऑफ अमरफस कार्बन का बना होता है, अमरफस कार्बन का बना होता है। इसका इंडिकेशन जैसे बताऊं तो अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो गया, उसके बाद कोई एंटी डिप्रेशन ले रहा है जैसे डाइजीपॉम वगैरह, और कोई बारबिट्यूरेट्स ले रहा है, हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई जैसे लीड वगैरह की पॉइजनिंग हो गई, आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई। तो ये सब हो गया इसका। तो इसका ये क्या है, इंडिकेशन है, क्या क्या है इसका इंडिकेशन है कि अल्कोहल पॉइजनिंग, PCM, कोरेसिव, एंटी डिप्रेशन, बारबिट्यूरेट्स, अल्कोहल पॉइजनिंग, PCM, पैरासीटामोल, कोरेसिव पॉइजनिंग, एंटी डिप्रेशन, बारबिट्यूरेट्स एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग। और अगर और भी हम लोग क्या करा सकते हैं, उसमें डायलिसिस करा सकते हैं पेशेंट में, वहाँ पे डाईयूरेटिक दे सकते हैं जो कि यूरिन को निकालने वाली मेडिसिन, जैसे क्या बोलते हैं फ्यूरोसेमाइड हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हीमोपरफ्यूरेशन भी कर सकते हैं, हीमोपरफ्यूरेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये सब अपना ट्रीटमेंट आ गया। और उसके बाद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या है, पेन के लिए पेन किलर दो, उसके बाद शॉक बन जा रहा है तो शॉक के लिए पेन किलर दे दो, शॉक में जा रहा है तो IV फ्लूइड उसको लगा दो, और ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो उसको ग्लूकोज डेक्सट्रोज लगा दो। और अगर वहाँ पे हम लोग सलाइवा जो है, सलाइवा में नहीं बना तो वहाँ पे उसमें हम लोग क्या रख देते हैं, अंदर बर्फ़ रख देते हैं, अंदर मुंह में बर्फ़ रख देते हैं, सलाइवा नहीं बनना तो। और पेन हो रहा है एब्डोमिनल पेन तो उसमें हम लोग पेन किलर दे देते हैं। और कन्वल्जन हो रहा है तो एंटी कन्वल्जन हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। और हार्ट डिप्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे आइनोट्रोपिक ड्रग जैसे डिजॉक्सिन दे सकते हैं, या फिर एड्रेनलिन हम लोग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली अपना हो गया ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग हो गया, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बस अभी ये ख़त्म होने वाला है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली रूटीन स्पेसिमेन सेंडिंग। रूटीन स्पेसिमेन सेंडिंग मतलब क्या कि कोई बंदा है, उसका जो हम लोग को उसका स्पेसिमेन सेंड करना है एग्जामिनेशन के लिए, तो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉटल यहाँ पे रखता है, बॉटल। तो टोटल मिला के 5 बॉटल रहती है, बॉटल 1, बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3, बॉटल नंबर 4 एंड बॉटल नंबर 5। तो 5 बॉटल रहती है। पहले तो बॉटल में हम लोग नंबर देंगे, लेबलिंग करेंगे उसका। तो पहले बॉटल में हम लोग स्टमक रखते हैं, दूसरे में हम लोग लीवर रखते हैं और स्प्लीन रखते हैं, लीवर स्प्लीन और रखते हैं, और गाल ब्लैडर। लीवर के साथ हम लोग गाल ब्लैडर भी डाल देते हैं, उसमें गाल ब्लैडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लीवर, स्प्लीन, किडनी, गाल ब्लैडर और किडनी भी रखते हैं। थर्ड में हम लोग इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट यहाँ लेते हैं, पूरा इंटेस्टाइन नहीं निकालेंगे, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट। B4 में क्या रखते हैं, बॉटल नंबर 4 पे जो पार्ट हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं ना, उसको रखेंगे। प्रिजर्वेटिव जो सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग रखेंगे। और उसके बाद बोतल नंबर 5 में सब कुछ रख देते हैं। यहाँ पे हाफ ब्रेन रख देंगे, हार्ट रख देंगे, नेल रख देंगे, यहाँ पे हेयर रख देंगे, स्किन रख देंगे, यहाँ पे स्किन का कुछ पार्ट रख देंगे। CSF है तो उसको हम लोग रख देंगे। अगर ब्लड लिया है तो ब्लड को वहाँ पे रख देंगे। बोन मैरो है तो बोन मैरो को वहाँ पे रख देंगे, बोन मैरो डाल देंगे उसमें। अगर नेल है तो नेल को डाल देंगे। तो ये सब भी हम लोग को, और ये सब हम लोग डालते हैं बोतल नंबर 5 में, जो एडिशनल हो गया। अब हम लोग लास्ट अपना टॉपिक क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर्स। ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर इन इमरजेंसी मतलब वहाँ पे क्या क्या ड्यूटी होती है, जैसे मेडिकल ड्यूटी, और यहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटी होती है, और लीगल ड्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिकल ड्यूटी क्या होती है इसकी। तो सबसे पहले मेडिकल ड्यूटी हम लोग देखते हैं क्या होती है। तो मेडिकल ड्यूटी, तो बेसिकली मेडिकल ड्यूटी क्या होती है कि उसको कि पेशेंट की लाइफ सेव करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, पेशेंट की लाइफ सेव करना, ट्रीट करना एज सुन एज पॉसिबल, उसको ट्रीट करना, रिपोर्ट करना, पेशेंट का रिपोर्ट करना कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, इसको रिपोर्ट करना उसको घर वाले को। और ये अगर हैंडल नहीं हो रहा है, इफ़ नॉट हैंडल देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिफ़र कर देंगे।
तो पेशेंट की लाइफ बचाना, ट्रीटमेंट करना, मेंटेन उसका बीपी पल्स ये सब मेंटेन करना, उसके बाद रिपोर्ट करना पेशेंट के कंडीशन को, उसके फैमिली को। उसके बाद अगर हैंडल नहीं हो रहा तो रिफ़र कर देंगे। ये हो गया अपना एक कंडीशन। दूसरा होता है इसका लीगल। तो यार लीगल का मतलब क्या होगा, अगर वो बंदा आता है ना अपने पॉइजन लेके आता है तो उसका क्या साइन है, क्या सिम्टम है, ये सब लिखने का। उसका बीपी क्या था, टेम्परेचर उस वक्त क्या है, पल्स रेट क्या है, ये सब उसको अपने को लिखना। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन उसका लेवल क्या है वो सब अपने को लिखने का है। उसके बाद क्लिनिकल ड्यूटी क्या होती है। क्लिनिकल ड्यूटी मतलब रिपोर्ट हम लोग इसमें सेंड करते हैं, RFT KFT एक्सरे वगैरह सब सेंड कर देते हैं इसमें। और उसके बाद उनकी साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं वहाँ पे कि कोई पेशेंट में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ किसी से, तो वहाँ पे साइकेट्रिक हिस्ट्री वहाँ पे लेते हैं। और वहाँ पे स्पेसिमेन सेंडिंग भी करते हैं। स्पेसिमेन सेंडिंग जो अभी बताया जो अभी बताया मैंने, स्पेसिमेन सेंडिंग भी करते हैं वहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए। तो ये हो गया। देन इसके बाद अभी देख लेता हूँ कुछ बचा है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट मैंने करा दिया सर। तो यार ये दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडे क्लास। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। तो ये अपना जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ख़त्म हो गया। इसमें जो गैस्ट्रिक लावाज है ना, गैस्ट्रिक स्टमक वाश, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं अलग से वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो ये होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोसीजर। बस बताने का है गैस्ट्रिक लावा कैसे करते हैं, क्या उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।